आपके सामने जो हेडिंग पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है त्रिविम समावयवता। समावयवताएं उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवताएं दो प्रकार की थी, एक संरचनात्मक समावयवताएं और दूसरी होती थी त्रिविम समावयवताएं। संरचनात्मक समावयवताओं को आपने पिछली क्लास में पढ़ा, आज त्रिविम समावयवताओं को पढ़ते हैं। लिखा है त्रिविम समावयवताएं दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की होती है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। और मैंने शायद उस दिन भी कहा था कि प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता ये दो समावयवताएं सबसे अधिक पूछी जाने वाली समावयवताएं हैं। तो एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे त्रिविम समावयवताएं अगर दो प्रकार की होती है तो पहली तो ज्यामितीय समावयवता होती है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम लोग इधर, ज्यामितीय समावयवता। समावयवता। और हम लोगों का तो नियम था पहले से कि जिस प्रकार की समावयवता को हेडिंग बनाते थे सबसे पहले उस समावयवता को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते थे। देखो क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे पढ़ेंगे इसको। ज्यामिति, वैसे अगर कोई व्यक्ति अगर इस समावयवता को भूल भी रहा है कि हमें ज्यामितीय समावयवता में चीजों को समझाना कैसे है, तो आप इस बात को याद रखें, ज्यामिति का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर, किस प्रकार की बनावट है। तो उस बेसिस पर अगर मैं आपको चीजों को समझाने चलता हूं तो देखो मेरे पास एक सूत्र है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। मेरे पास एक सूत्र है PT NS3 का होल ट्वाइज Cl2। यह है मेरे पास एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के दिखाऊंगा। इस बात को पढ़ेंगे हम लोग कि यह फॉर्मूला क्या क्या काम कर सकता है। देखो इस प्रकार के फॉर्मूले की दो बनावट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझो इसको। ब्रैकेट बनाया मैंने, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है PT, NH3 दो हैं और 2 Cl हैं। कुल मिला के टोटली कितने बॉन्ड बनने वाले हैं 4। और उन 4 बॉन्ड्स को देखो मुझे भरना कैसे है कि मैं एक साइड पर NH3 को यूज करूंगा और दूसरी साइड पर Cl को यूज करूंगा। पहला फॉर्मूला बन गया। NH3 को NH3 के साइड रहना है और Cl को Cl के साइड रहना है। कहने का अर्थ है समान ग्रुप समान दिशा में, सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन। लेकिन अगला फॉर्मूला जैसे मुझे बनाना पड़ेगा, कहता क्या इसका और कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, इसकी और कोई बनावट हो सकती है, कोई ज्यामिति हो सकती है। हाँ, इसकी एक और ज्यामिति हो सकती है। फॉर्मूले से आप केंद्रीय धातु परमाणु को लिखोगे। बॉन्ड तो आपको 4 बनाने थे, आपने 4 बॉन्ड यूज किए और उन 4 बॉन्ड्स को यूज करते समय अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने यहां Cl रखा है तो दूसरा Cl जो यहां होता था इस Cl के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्या और भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप यहां पर NH3 को यूज करते हैं तो बेटा दूसरा NH3 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इन दोनों फॉर्मूलों को देखकर और तो ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी बात समझी जा सकती है केवल कि एक फॉर्मूला मैंने बनाया ज्यामितीय समावयवता को देखने के लिए, समझने के लिए, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे थे। और दूसरा फॉर्मूला जब मैंने बनाकर तैयार किया तो इसमें वही सेम ग्रुप जो थे वो अपोजिट साइड पर आ गए। इसका मतलब हम इस प्रकार के फॉर्मूले को या इस फॉर्मूले को दो अलग अलग रूपों में बना सकते हैं। नाम कहने की बात कहेगा तो क्योंकि IUPAC नामकरण आपने पढ़ रखा है, आसानी से इसको पढ़ लोगे। लेकिन कभी कभी पूछता है दोनों जो फॉर्मूलों की अलग अलग आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो अलग अलग बनावट प्राप्त हुई है, अलग अलग ज्यामिति प्राप्त हुई है, इन ज्यामितियों को क्या अलग अलग आप नाम दे सकते हैं? बिल्कुल। जहां पर समान समूह समान दिशा में लगे होते हैं, यौगिक के उस रूप को कहते हैं सिस फॉर्म। अगर आप इसको हिंदी से नहीं हिंदी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी से नहीं दिखाना चाहते, आप यौगिक का समकक्ष रूप लिख सकते हैं। आप कह सकते हो ये यौगिक का समकक्ष रूप है, समान ग्रुप समान दिशा में। और बेटा जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है आप बोल सकते हैं ये यौगिक का ट्रांसफॉर्म है। अर्थात ट्रांस को कहते हैं बेटा विपक्ष। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। विपक्ष का मतलब ही है जो ग्रुप है वो बिल्कुल कैसे लगे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में।
अब एग्जाम्पल आपको अगर बढ़ाने हैं और आपको ऐसा लगे सर जी हम एक एग्जाम्पल से खुश नहीं थे, भैया बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप अपने हिसाब से। देखो कैसे बना सकते हैं, यहां एक एग्जाम्पल और लिखे देते हैं। देखो PT H2O का होल ट्वाइज Br2। क्या आप इसका फॉर्मूला लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे। अगर ध्यान से देखोगे आपको H2O 2 लगाने हैं, ब्रोमीन 2 लगाने हैं, एक बार H2O को H2O के साइड और एक बार क्या करोगे कि जब H2O को लगाओगे तो H2O के साइड में H2O नहीं लगाओगे, H2O के अपोजिट में H2O को कर दोगे और ब्रोमीन के अपोजिट में किसको कर दोगे? ब्रोमीन को। तो इस प्रकार से आप इसके भी 2 फॉर्मूले बना सकते हो। जो पहला फॉर्मूला बनेगा सेम ग्रुप इन द सेम डायरेक्शन, उसको यौगिक का समकक्ष रूप कहोगे। सेम ग्रुप लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन पर लगे हुए हैं तो फॉर्मूले का रूप क्या हो जाएगा? विपक्ष रूप। अब आपको समपक्ष और विपक्ष नहीं बताने हैं। अगर डेफिनेशन पूछेगा कि सर जी इसकी परिभाषा क्या रहेगी, तो परिभाषा बिल्कुल आसान सी रहेगी। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित लिगैंड्स जो होते हैं, ये लिगैंड्स ही तो हैं, लिगैंड्स की त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। त्रिविम का मतलब है इस पूरे चारों ओर के एरिया पर धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के जो चारों ओर का एरिया बसता है उस एरिया को आप कहते हो त्रिविम। परंतु लिगैंड्स की त्रिविम में व्यवस्था कैसी होती है? भिन्न भिन्न। एक बार व्यवस्था थी समपक्ष की और एक बार व्यवस्था थी विपक्ष की। इस प्रकार की समवायता को आप भैया ज्यामितीय समवायता को ऐसे बता सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं और फिर एक प्रकार की और समवायता रह जाती है, फिर उसको सीखते हैं। तो देखो लिखते हैं यहां, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान हों परंतु उनमें उपस्थित लिगैंड्स की त्रिविम में व्यवस्था, त्रिविम का मतलब जान पा रहे हो, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर का एरिया, उसको कहते हैं त्रिविम। लिगैंड्स की त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। तो अगर आपसे पूछता है ज्यामितीय समावयवता क्या है, तो आप इस प्रकार से उसको लिखोगे। हाँ, ज्यामितीय समावयवता में अगर कुछ बातें ठीक ठाक लिखकर आना चाहते हो और आपको लगता है सर जी हम कुछ और भी चीजें बता देते, तो ये भी बता सकते थे कि अगर सेम ग्रुप है और सेम साइड पर हो तो यौगिक के उस रूप को क्या कहा जाता है? समकक्ष रूप। तो इस बात को भी मैं यही लिखे देता हूं, यदि हिंदी में लिख देते हैं पूरा, यदि समान समूह समान दिशा में हो तो बेटा यौगिक के उस रूप को कौन सा रूप कहा जाता है? समपक्ष रूप। और समपक्ष रूप नहीं कहना चाहते तो उसी को क्या कह सकते हो? सिस फॉर्म। और एक बात है इसी में से ठीक ठाक आप समझ भी गए होगे क्या लिखना है।
यदि समान समूह विपरीत दिशा में उपस्थित हैं, यदि समान समूह विपरीत दिशा में हूं, बेटा इस प्रकार के यौगिक को या यौगिक के इस प्रकार के रूप को कहते हैं विपक्ष रूप। या ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपसे कभी पूछेगा त्रिविम समवायता या ज्यामिति समवायता के विषय में, तो आप उसमें से ज्यामिति समवायता को इस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, ये ज्यामिति समवायता के लिए ठीक रहेगा। इसके बाद एक और बेटा समवायता थी जिसको प्रकाशिक समवायता कहते हैं, और उस प्रकाशिक समवायता को पढ़ें उससे भी पहले कुछ बातों को जान लेना बिल्कुल ही जरूरी है। जैसे प्रकाशिक समवायता का हम आर्टिकल स्टार्ट भी कर देंगे तो आप कुछ बातों को जान भी नहीं पाओगे। तो उनमें से मैं क्या सोचता हूं, प्रकाशिक समवायता को पढ़ें उससे भी पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए सामान्य प्रकाश क्या होता है। फिर आपको एक और बात का अंदाजा होना चाहिए, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश। अच्छा, समतल ध्रुवित प्रकाश को पता होने के बावजूद आपको एक और बात पता होना चाहिए, मैं यहां यही लिख देता हूं तीसरा नंबर। निकोल प्रिज्म। आपको ये बातें पता हैं तो ही आप प्रकाशिक समवायता के आर्टिकल को समझ पाएंगे, लिख तो पाएंगे। एक परिभाषा अगर रट के आएंगे उसी को छाप के रख देंगे तो लिख तो पाएंगे आसानी से, लेकिन समझ आप तभी पाएंगे जब आप इन सारी बातों के अर्थ को अच्छे ढंग से पहचानते हो। तो आप दो काम कर सकते हैं, चाहेंगे तो अगर आप तो इनको नोट करेंगे, नहीं चाहेंगे तो बस केवल समझेंगे, और अगर इच्छा रहेगी तो नोट भी कर लेंगे। देखो समतल प्रकाश होता क्या है। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सामान्य प्रकाश क्या होता है। तो सामान्य प्रकाश को पढ़ें। देखो ये एक प्रकाश किरण है। सामान्य प्रकाश में होता क्या है, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, अर्थात प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है, तो प्रकाश तरंग जिस दिशा में संचरण करती है उस दिशा के लंबवत, लंबवत का मतलब जानते हो 90 डिग्री के एंगल पर बेटा प्रकाश किरण कंपन करती है। और 90 डिग्री के एंगल पर या लंबवत कंपन करती है। और लंबवत में कंपन कैसे करती है, हर एक संभव दिशा में 90 डिग्री पर हर एक संभव दिशा में प्रकाश किरण जो है वो कंपन करती है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात ना समझ में आ रही हो कि प्रकाश किरण जब सामान्य रूप से सामने की ओर चलती है तो प्रकाश तरंग जो होती है, जो प्रकाश किरण होती है, वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में कंपन करते हैं। कैसे, देखो ऐसा कुछ बताया जाए। ठीक है, पेन दिख रहा है। अब बाई चांस ये मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण के चलने की दिशा है, तो प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश किरण ये चल रही है। अगर मैं ये उंगली लगाऊं तो ये प्रकाश के चलने की दिशा के कैसा है, लंबवत। तो प्रकाश हर संभव दिशा में लंबवत। अभी भी ये प्रकाश किरण से कितने डिग्री के एंगल पर है उंगली, 90। आप कभी नाप लीजिए 90 डिग्री के एंगल। सारे संभव दिशाओं में क्या करती है, कंपन करती है, सभी संभव दिशाओं में। मतलब प्रकाश के कंपन ऐसे भी कर रहे होगा, प्रकाश तरंग ऐसे भी कंपन कर रही होगी, प्रकाश तरंग ऐसे भी कंपन करेंगे, प्रकाश तरंग ऐसे भी कंपन करेंगे, हर संभव दिशाओं में कंपन करती है। इस प्रकार के प्रकाश को कहते हैं सामान्य प्रकाश। अब सामान्य प्रकाश में अगर आपको बताना भी होगा, वैसे तो केमिस्ट्री पर आपको इसको डिफाइन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप खुश हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम प्रकाश को बताएंगे भैया समतल ध्रुवित प्रकाश और सामान्य प्रकाश क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। सामान्य प्रकाश क्या होता है, सामान्य प्रकाश वह प्रकाश होता है प्रकाश जिस दिशा में चलता है, प्रकाश तरंग उस चलने की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में कंपन करती है।
इसको कहते हैं सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश में से इस बिंदु पर आपने देखा, अब आप इस बिंदु पर ढूंढोगे तो यहां भी प्रकाश के कंपन हर एक संभव दिशा में होंगे, हर एक एंगल पर उसके कंपन की दिशा होगी। आपको सर जी एक और पॉइंट पर देख लें, भैया उस पॉइंट पर भी देख लो। कंपन को आप देखोगे प्रकाश के चलने के दिशा के लंबवत हर डायरेक्शन में प्रकाश जो है वो कंपन करता है। लेकिन तभी एक और बात आई, ये तो सामान्य प्रकाश का हो गया। कहता सर जी समतल ध्रुवित प्रकाश को बताओ। मैंने कहा नहीं भैया, पहले एक काम कर लेते हैं, निकोल प्रिज्म को पढ़ लेते हैं। आपको सर ये क्या है बेटा, ये भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। आपने नॉर्मली प्रिज्म को पढ़ा है। इस प्रिज्म के कार्य कुछ दूसरे हैं। इस प्रिज्म का कार्य जो है वो मेनली, हालांकि कई कार्य हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे जहां तक पता है, प्रकाश को 7 रंगों में क्या करना होता है, विभक्त करना। वर्ण विक्षेपण के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन एक और प्रिज्म होता है, हालांकि इसके प्रिज्म को भी मैंने बहुत ज्यादा समझा नहीं है, लेकिन रसायन विज्ञान में जितना हिस्सा इसका है मैं उसको समझ पा रहा हूं जिस माध्यम से। तो निकोल प्रिज्म एक प्रकाशिक यंत्र है। अगर इस प्रकाशिक यंत्र को आप सामान्य प्रकाश के मार्ग में रख दोगे तो सामान्य प्रकाश इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद जब सामान्य प्रकाश इस निकोल प्रिज्म को पार करके दूसरी ओर जाएगा, तो अब हम इस बात को चेक करेंगे कि प्रकाश किरण जब चल रही है तो प्रकाश का जो कंपन है क्या अभी भी उसी प्रकार का हो रहा है या कंपन में थोड़ा सा चेंज आया है। तो जब मैं क्या देखता हूं इस बार कि जब प्रकाश निकोल प्रिज्म के थ्रू गुजारा जाता है तो अब प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत प्रकाश केवल एक ही दिशा में कंपन कर रहा। अब वो अगर अब प्रकाश चल रहा है इस प्रकार से तो कंपन केवल एक ही दिशा में हो रहा है। अभी तक क्या था, सारी दिशाओं में कंपन होता था। अब कंपन केवल कितनी दिशा में हो पा रहा है, एक दिशा में हो रहा है। बेटा इस प्रकार के प्रकाश को आप कहते हो समतल ध्रुवित प्रकाश। मैंने देखा चलो हो सकता है आगे का तरफ चेंज हो जाए। मैंने कुछ दूर पर और एक पॉइंट लेकर कंसीडर करके वहां पर मैंने अध्ययन किया, मुझे पता चला अभी भी प्रकाश जो है वो तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही दिशा में कंपन कर पा रहा है। मैंने कहा चलो और भी आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं। अब 3 पॉइंट इसमें चेक किया तो 3 पॉइंट उसमें भी रख देते हैं। एक पॉइंट पर और चेक किया, मैंने देखा प्रकाश जिस दिशा में चल रहा है उसके लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में कंपन कर पा रहा है। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, एक सामान्य प्रकाश को कैसे प्रकाश में चेंज कर देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो मैं ऐसा लिख भी देता हूं, देखो यहां बना भी देता हूं कि ये कैसा प्रकाश था, सामान्य प्रकाश। और बेटा जो निकोल प्रिज्म के बाद जो हमें प्रकाश मिला है इस प्रकाश को कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अगर कोई आपसे पूछेगा भी समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, वैसे तो रसायन विज्ञान में मैंने क्या बोला कि आपसे पूछेगा नहीं इधर आके, फिजिक्स में अगर कभी पूछेगा भी या जब भी कभी नंबर आएगा आपसे इतनी ही बात बताओगे, प्रकाश तरंग जिस माध्यम में चलती है, प्रकाश उसके माध्यम के में जिस माध्यम में चलती है, प्रकाश अपनी जिस दिशा में चल रहा है उसके लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में कंपन करता है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश की बात आती है। कहता है समतल ध्रुवित प्रकाश को ही क्यों पढ़ा गया, क्योंकि इससे हमें करवाना था एक एक्सपेरिमेंट। इस समतल ध्रुवित प्रकाश के थ्रू जिस एक्सपेरिमेंट को करेंगे उस एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि कोई भी यौगिक में प्रकाशिक समावयवता है भी कि प्रकाशिक समावयवता नहीं है। तो देखो प्रकाशिक समावयवताओं में से फिर इसके बाद मैं थोड़ी सी और बात बताता हूं। मेरे पास 2 यौगिक मिले, या ऐसा समझ सकते हैं मेरे पास एक यौगिक मिला जिसका नाम था X, लेकिन यह X यौगिक 2 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, A रूप में और दूसरा इसका रूप कौन सा है, B। ये बात से परेशान तो नहीं हो कि यौगिक X है और ये 2 रूपों में पाया जा रहा है। अरे भैया यहां भी तो यौगिक एक था, कितने रूपों में पाया गया था, 2 रूपों में पाया गया था। ये भी यौगिक कोई पाया गया जिसका नाम है X और ये भी 2 रूपों में पाया जा रहा। पहले रूप का नाम A है और दूसरे वाले रूप का नाम क्या है, B। हमने निकोल प्रिज्म की सहायता से एक सामान्य प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदला। ये देखो प्रकाश जा रहा है, लेकिन अब ये प्रकाश कौन सा है, क्योंकि निकोल प्रिज्म मैंने यहां रख दिया है। ये प्रकाश यहां तो सामान्य था लेकिन अब कैसा हो गया है, समतल ध्रुवित। तो देखो थोड़ा सा काम कर लेते हैं।
बेटा चित्र को समझते हैं, इसके लिए थोड़ा सा चीजों को बना भी लेते हैं। चलो ज्यादा नहीं बनाएंगे। सामान्य प्रकाश था, इसके बाद ये बेटा कैसा हो गया, समतल ध्रुवित हो गया। आगे फिर मैंने क्या किया, जहां से प्रकाश जा रहा था मैंने उसमें यौगिक X का जो पहला रूप मिला था उस रूप के घोल को यहां भर दिया। कहोगे सर जी ये क्या बना दिया, ये कांच का एक बेलनाकार टैंक है और उस टैंक में मैंने यौगिक X के ए वाले रूप को घोल बनाकर इसमें क्या कर दिया है, भर दिया है, और उस घोल से मैंने उस समतल ध्रुवित प्रकाश को पार किया है। और इस बात को देखा है कि अगर घोल से निकलने के बाद समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या कोई कंपन होता है या कोई चेंजमेंट आता है। तो बेटा देखो होता क्या है, पहले प्रकार का घोल आपको वो मिला, कायदे से अगर देखा जाए इसके बाद इस केमिकल से निकलने के बाद, इस केमिकल के घोल से निकलने के बाद, इस विलयन से निकलने के बाद कणों का कंपन तो इस दिशा में हो रहा था। मैं इसको थोड़ा सा और बनाता हूं, शायद दूर से दिखे ना। देखो ये थोड़ी सी बड़ी लाइन, इसी दिशा में तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कणों का कंपन हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटा ये के प्रकाश इस केमिकल से होके गुजरा, मैंने देखा क्या, कंपन की दिशा को इसने घुमा दिया है। पूछता है कंपन की दिशा को कैसा घुमाया है, तो आप कहोगे सर जी घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। घड़ी की सुई की दिशा में, देखो यहां से भी नापोगे तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिया है। बेटा अगर कोई केमिकल ऐसा हो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, तो यौगिक के इस रूप को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में लिख देता हूं, यौगिक के इस रूप को कहते हैं डेक्स्ट्रो, भैया स्पेलिंग सही है, रोटेटरी। स्पेलिंग अगर गलत हो उसको अपना सही कर लेना जाके, ठीक है। विज्ञान के टीचर से स्पेलिंग की इतनी अच्छी इच्छा मत करो कभी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, हाँ। और जब भी ये यौगिक लिखा जाएगा उस यौगिक के नाम के पहले हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, डी। जब भी कभी ऐसा नंबर आएगा तो हम उस यौगिक के नाम को लिखने से पहले एक शब्द लगा देंगे डी, ताकि हमें ये बात पता चल जाएगा कि डी इसलिए लगाया गया है कि जब भी समतल ध्रुवित प्रकाश को इस केमिकल पर आरोपित किया जाएगा या केमिकल के इस रूप पर आरोपित किया जाएगा, यह समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में क्या कर देगा, घुमा देगा। अच्छा दूसरा केमिकल कैसा होता है, ये तो यौगिक के ए फॉर्म की बात हो गई। अब यौगिक का दूसरा रूप एक बी भी तो था। अब मैंने निश्चय कर लिया था कि भैया यौगिक का जो दूसरा रूप है बी फॉर्म है, जो बी रूप है उस पर भी हम सेम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो मैं बेटा पूरा फिगर नहीं बनाता हूं उसके लिए, मैं केवल इतना बना देता हूं कि अगर उस पर प्रकाश को आरोपित करेंगे, ये देखो सिलेंडरिकल बर्तन में वो बी पदार्थ भरा हुआ है और ये प्रकाश कैसा है, समतल ध्रुवित। ध्यान रखना अगर आपको पूरा फिगर बनाना हो आप ये निकोल प्रिज्म और उसके पहले वो ये कंपन की दिशा ये बना सकते हैं। बाकी आपको समझना है, मैंने पहले से बता रखा था आपको कायदे से कंपन की दिशा ये होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे इस बी फॉर्म के केमिकल से निकला प्रकाश, अब मैंने देखा कि कायदे से तो कंपन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इस केमिकल ने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों की दिशा को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दिशा को चेंज किया, इसका मतलब अब डायरेक्शन क्या वही की है, तो पता चलता है नहीं भैया डायरेक्शन तो उसने क्या कर दी है, बदल दी है। अगर डायरेक्शन बदल दी है तो कि डायरेक्शन का ये बदलाव क्या घड़ी की सुई की दिशा में है, तो ये घड़ी की सुई की दिशा में नहीं है। जब ये घूर्णन घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यौगिक जो भी क्योंकि यौगिक तो एक्स ही था, यौगिक के इस रूप को हम नाम देते हैं लीवो फॉर्म या लीवो रोटेटरी। और यौगिक का जब भी कभी नाम लिखा जाएगा यौगिक के पहले एल लिख दिया जाएगा लीवो फॉर्म के कारण। तो अब मैं क्या सोचता हूं कि अगर आप ये सारी बातें समझ पा रहे हो तो हम लोग शायद अब इस स्टेज पर हैं कि हम लोग इस बात को पढ़ें कि प्रकाशिक समावयवता होती क्या है और प्रकाशिक समावयवता जिन यौगिकों में पाई जाती है
उनकी पहचान कैसे करेंगे, यह भी है। जैसे क्या है कि इन यौगिकों में ज्यामित समावयवता पाई जाती है, पहचान कैसे हुई? कहोगे सर ये पहचान ऐसे हुई कि दो ग्रुप सेम थे, फिर दो ग्रुप सेम थे, तो मैं समझ गया समान ग्रुप समान दिशा में एक बार लगा देने, एक बार सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगा देने। लेकिन ये नेचर रखने वाले यौगिकों की भी तो कोई पहचान होगी। देखो क्या है कि आप रसायन विज्ञान अगर पढ़ रहे हो, किसी केमिकल को घोल बना देकर आप बता नहीं सकते कि ये किस दिशा में घुमाएगा, किस दिशा में घुमाएगा, ये तो तब पता चलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करोगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की भी है कि हम यौगिक का सूत्र देखकर, क्योंकि रसायन विज्ञान में हम तो भैया थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो हमको एग्जाम में मिलेगा नहीं कि प्रैक्टिकल करके देख लो सर जी और पता कर लो अपना। तो हम थ्योरी को लिखते समय कैसे पहचान करेंगे कि इस यौगिक में प्रकाशिक समावयवता पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? तो उन सारी बातों को सीखते हैं प्रकाशिक समावयवता में। तो मैं क्या सोचता हूं कि आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और नहीं तो भैया इस बात को समझना बिल्कुल जरूरी था। तो जैसा चाहो भैया नोट भी कर सकते हो, नहीं भी नोट कर सकते हो। इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं। सबसे पहले बात आती है कि प्रकाशिक समावयवता किन यौगिकों में उत्पन्न होती है। अगर आपसे पूछ भी लेता है कि प्रकाशिक समावयवता कौन से यौगिकों में उत्पन्न होती है, क्या आप सूत्र को देखकर बता सकते हो कि इस यौगिक में प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न होती है या नहीं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखो क्या लिखते हैं, प्रकाशिक समावयवता केवल उन यौगिकों में पाई जाती है, उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कायरलता का गुण पाया जाता है। अब यार ये अच्छा खतरनाक हो गया, कायरलता का गुण पाया जाता है, कायरलता का गुण पाया जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखोगे। दूसरा पूछ लेता है सर जी कायरलिटी या कायरलता होता क्या है? तो एक इसमें से और बात मैं लिखाऊंगा कि यह गणना, अर्थात ये कायरलता वाली गणना जो है कार्बनिक यौगिकों के लिए की जाती है। लेकिन हम कौन से यौगिक पढ़ रहे हैं? उपसह संयोजक यौगिक। तो इसमें कायरलता की प्रॉपर्टी को देखना जरूरी नहीं है। कार्बनिक या गणना कार्बनिक यौगिकों में देखी जाती है। क्योंकि सर जी इसको क्यों ऐसा लिखा दिया? जब आप उपसह संयोजक यौगिकों का चैप्टर लिख रहे हैं, आप कार्बनिक यौगिकों को बीच में क्यों सम्मिलित कर रहे हैं? क्योंकि बेटा इस प्रकार की समावयवता वहां पर भी है। कहां पर? कार्बनिक यौगिकों में भी। तो अगर आप कभी भी इस डिफिनीशन को वहां भी यूज करना चाहोगे, आप यही सेम डिफिनीशन लेकर जाओगे, वहां यूज कर लोगे। डिफरेंस किस बात का आएगा? एग्जाम्पल्स का आएगा डिफरेंस, बाकी और किसी चीज का डिफरेंस आने वाला नहीं। तो इसलिए कार्बनिक यौगिकों में भी ये डिफिनीशन यूज हो सकती है। हाँ, क्योंकि कार्बनिक यौगिक आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस समझेंगे क्या कि कार्बन परमाणु में कायरलता का गुण का अर्थ क्या होता है। सुनो, हमारे पास एक बेटा कार्बन है, और इस कार्बन को आप सभी जानते हो कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। और इसकी वैलेंसी का चारों वैलेंसी में से मैंने क्या चेक किया कि पहली वैलेंसी CH3 के साथ कनेक्ट है, दूसरी वैलेंसी OH के साथ कनेक्ट है, तीसरी वैलेंसी H के साथ कनेक्ट है, और चौथी वैलेंसी कनेक्ट है COOH के साथ। अब देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं के समूह से जुड़ी है। अगर कार्बन की एक वैलेंसी CH3 के साथ जुड़ गई है, तो इस कार्बन की कोई भी दूसरी वैलेंसी
CH3 से नहीं जुड़ी है। अगर कार्बन की वैलेंसी एक OH के साथ जुड़ी है तो कार्बन का कोई भी दूसरी वैलेंसी, कोई भी दूसरा बॉन्ड, कोई भी दूसरा आबंध OH के साथ नहीं जुड़ा है। कोई कहेगा सर ये तो OH है। बेटा बताओ, ये ग्रुप तो OH है, क्या ये ग्रुप OH है? नहीं, ये ग्रुप है COOH। तो अगर एक बार कार्बन की एक वैलेंसी COOH से जुड़ जाए तो कार्बन की कोई भी दूसरी वैलेंसी COOH से नहीं जुड़ सकती। और देखो यहां कार्बन की एक वैलेंसी H के साथ जुड़ी है। सेम कैटेगरी पर एक फॉर्मूला मैं दिखाता हूं जो इसका खंडन करेगा, थोड़ा सा गड़बड़ रखेगा। CH3, नीचे C2H5 और यहां OH नहीं लगाते, CH H कर लेते हैं, यहां H। कोई पूछेगा क्या ये कार्बन पर कायरलता का गुण है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु की दो वैलेंसी एक दूसरे के बिल्कुल कैसी हैं? समान। इस प्रकार के यौगिकों में कायरलता का गुण नहीं पाया जाता। लेकिन जब एक कार्बन परमाणु की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी होती हैं, हम कहते हैं कार्बन परमाणु पर कायरलता का गुण है। कुछ किताबों में इस कार्बन परमाणु पर क्योंकि विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, इसलिए इस पर स्टार का साइन लगा देते हैं, कहते हैं ताकि पता तो चल सके कि इस पूरे यौगिक में कायरलता का गुण कौन से कार्बन पर पाया जा रहा है। कार्बनिक यौगिकों में प्रकाशिक समयोता केवल वही यौगिक दिखा पाते हैं जिनमें कायरल कार्बन परमाणु होता है। लेकिन क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं तो उपसहसंयोजक यौगिकों को पढ़ रहा था, भैया हम जल्दी से अपनी गलती को सुधार के इनको मिटा देंगे। हालांकि गलती नहीं थी, ऐसा आपको समझना था। और अब उपसहसंयोजक यौगिकों में बात करते हैं जिसमें से कायरलता का कोई विशेष रोल प्ले नहीं होता। परिभाषा पढ़ें, उसके भी पहले हम देखेंगे इस बात का एग्जाम्पल। तो सर ये फालतू में क्यों लिखा दिया? तो ये तो बेटा ये बात है कि कैसे किन यौगिकों में पाई जाती है, इस प्रकार की समयोता, उसको चेक करेंगे। देखो एक यौगिक है मेरे पास COEN का होल थ्राइस और बेटा 3+ चार्ज। इस यौगिक में जो है वो प्रकाशिक समयोता पाई जाती है। अब कहेंगे सर ये प्रकाशिक समयोता कैसे पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ऐसे यहां बना लेते हैं। CO केंद्रीय परमाणु है। क्या कोई व्यक्ति ये बता सकता है, इतने यौगिकों को आपने पढ़ा है, एथिलीन डाइएमीन में दाता परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 2 थी। चलो यहां तक तो सही चल रहे हो। तो दाता परमाणुओं की संख्या 2 है, लिगैंड की संख्या क्या है? 3। तो अगर हम इसमें उपसह संयोजक संख्या को ढूंढेंगे तो उपसह संयोजक संख्या का एक सूत्र मैंने लिखाया था, लिगैंड की संख्या एवं दंतुकता का गुणनफल। तो अगर ऐसा भी सोच सकते हैं, दाता परमाणुओं की संख्या 2 का मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है। आप उस परिभाषा पर ना जाओ, बहुत ज्यादा क्या है कि बहुत ज्यादा परिभाषाओं को ढूंढने से अपनी टेंशन बढ़ जाएगी। EN सबको पता है, 2 दाता परमाणु होते हैं इसमें, इसकी दंतुकता 2 होती है, अर्थात एक अकेले एथिलीन डाइएमीन का अणु 2 बॉन्ड बना सकता है कितने आपके पास? 3। तो टोटल कितने बंध बना सकता है? 6। अगर कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ 6 उपसहसंयोजक बंध बना सकता है तो उसकी ज्यामिति का प्रकार होगा अष्टफलकी। और अष्टफलकी देखो बनता कैसे, ये भी ध्यान देना है। 4 बॉन्ड तो ऐसे लग जाते हैं, 1 बॉन्ड लग जाता है, 4 बॉन्ड तो ये जो लगे हैं ये तल पर लगे हैं। तल का मतलब बोर्ड पर लगे हैं, ऐसा सोच लो। 1 बॉन्ड लगा है बोर्ड से ऊपर और 1 बॉन्ड लगा है बोर्ड से पीछे। तो बोर्ड से ऊपर वाला ये बॉन्ड है और बोर्ड से पीछे जाने वाला बॉन्ड ये है। अब आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि सर जी हमें पता कुछ भी, आप कह रहे हो पता है। अच्छा यार, ये मैंने कहा था एथिलीन डाइएमीन में दाता परमाणु कितने होते हैं? 2, अर्थात ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इन 2 बॉन्ड्स के बीच में हम एक एथिलीन डाइएमीन को जोड़ देंगे। देखो एथिलीन डाइएमीन ने ये वाला भी बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बनाया। एक और एथिलीन डाइएमीन है, वो भी तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना लिए। एक एथिलीन डाइएमीन और है, वो भी बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना दिए। समझ पा रहे हो? और एक बात समझो, अगर इनमें से किसी की दंतुकता 1 होती या दाता परमाणु 1 होता तो केवल कितना बॉन्ड बनाता? 1। फिर उसको 2 बॉन्ड्स पर मत जोड़ते आप। पहला सूत्र ऐसे बना लिया, दूसरा सूत्र आपकी क्षमता पर बनेगा
कहेगा सर जी हमारी क्षमता पर कैसा बनेगा? बेटा सोचो, अगर इधर की ओर हम दर्पण रख दें तो दर्पण का जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा? क्योंकि सर जी दर्पण अगर किसी वस्तु के बगल में रखा जाता है तो बस और कुछ भी नहीं होता। हमने इस बात को अच्छे ढंग से देखा है कि बायां हिस्सा दाएं हिस्से की तरह हो जाता है और दायां हिस्सा किस हिस्से की तरफ हो जाता है? बाएं हिस्से की ओर। ये तो होता है। आप कभी दर्पण के सामने जाकर देखिए, आप अपने साइड पर दर्पण को जैसे ही रखोगे देखोगे आपका बायां हाथ दर्पण के लिए कौन सा बन जाएगा? दायां, और दायां हाथ क्या बन जाएगा? बायां हाथ। तो अब सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को बनाएं कैसे? तो ये बात तो हमको पता अच्छी तरीके से कि 6 बॉन्ड होंगे। तो मैंने बीच में केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट को रखा है, जिसमें से 4 बॉन्ड तो ये बना लिए जाएं जो तल पर होंगे, और इन पर लगा है बेटा अभी अच्छा 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर की ओर, एक बॉन्ड नीचे की ओर। तरीका ये याद रखना। अच्छा ये बाईं ओर लगा था ना बॉन्ड, तो ये पलट के कौन सी ओर चला जाएगा? दाईं ओर। तो ये चला जाएगा यहां। अब सोच समझ के जवाब देना। ये वाला हिस्सा जो है वो जो ऊपर तिरछा लगा हुआ था ये घूमकर आ जाएगा यहां पर, समझ पा रहे हो? और ये घूमकर चला जाएगा यहां पर नीचे वाला बॉन्ड, ये वाला। मतलब ये दोनों यौगिक एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। इनमें से किसी एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताना है, किसी एक को लीवो रोटेटरी बताना है। लेकिन अब बच्चा करेगा परेशान कैसे? आप एक रूल पकड़ के रख लो। बिल्कुल क्या रूल पकड़ के रख लो? इधर En इस 20 से सूत्र को काट दिया जाए। En इधर कितने हैं? 2। तो 2 को 1 की तरफ ले आओ। इस सूत्र को 20 से काट दो तो इधर En 2 है, उधर 1 है। 2 को किसकी ओर लेके जाओ? 1 की तरफ लेके जाओ। अगर इसको इधर ले आओगे तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है। यौगिक के इस रूप को कौन सा फॉर्म कहेंगे? एल फॉर्म। और यौगिक के इस रूप को कौन सा फॉर्म कहेंगे? डी फॉर्म। तो क्या समझ पा रहे हो यौगिकों में समावेशिता को? एग्जाम्पल आ पाएगा? और एग्जाम्पल तकरीबन इसका यही ज्यादातर मैंने देखा भी है कि एग्जाम में भी जब दे रहा है यही एग्जाम्पल ज्यादातर आपको मिलेगा ही। वैसे तो आपको मिलेगा, कहो कह दे कि आप प्रकाशित समावेशिता को दिखाने बताइए और एक एग्जाम्पल आप अपने मन से खुद लिखिए। तो भैया अपने मन से लिखने का नंबर आ गया तो आसान ही है। अगर वो दे भी रहा है तो ऐसा सूत्र आपको मिलेगा, आप उसको देखकर ही बिल्कुल खुश हो जाओगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे उसको देखकर। अगर चाहो तो अगर बनाना चाहिए, जैसे तुमको लगे कि सर जी हम बनाना ही चाहते थे, हमारे मन से छीन लिया गया ये, नहीं तो हम इसको तो बहुत बढ़िया बना कर रखते। आप इसको बना सकते हैं अगर चाहें तो। यहां ऊपर लिख दे क्या बेटा? आप इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो। CrC2O4 का होल थ्राइज 3- चार्ज। अगर आप इसका चाहे ना तो अच्छा Cr2O4 लिखा है, इसका भी तो दाता परमाणु 2 होते थे। लेकिन अब एक चीज रखना, इस C2O4 को क्या बार बार लिखोगे? कहोगे बिल्कुल नहीं सर जी। इस C2O4 को जैसे हमने एथिलीन डाइमीन का सूत्र होता था NH2CH2CH2NH2, तो हम वो सूत्र ना लिखकर En लिखे हैं, वैसे ही हम इस C2O4 को ऑक्सिलेटो बोलते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको आप OXO ये लिख लोगे, ऑक्सो। समझ रहे हो? उसका पूरा नाम सूत्र मत लिखते गुना C2O4 ना, ऑक्सो लिख लेना बस, केवल हो गया। तो लिख पाओगे इसका सूत्र? करना कोशिश, नहीं आएगा तो फिर हमको बताना कि हाँ परिभाषा जरूर इसकी लिखा देते हैं। अच्छा परिभाषा में क्या लिखाते हैं? बस कि जब 2 अयौगिक आपको ऐसे दिखे जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता अलग अलग दिशा में हो, एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है तो दूसरा किस डायरेक्शन में घुमा देता हो? एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार की समावेशिता को ही कहते हैं प्रकाशिक समावेशिता। तो मैं क्या सोचता हूं, यहीं से डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां से जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र
आपस में समान हो, आपस में समान हो, परंतु वे समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को अलग अलग दिशा में या भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में घुमा देते हैं, अलग अलग दिशाओं में घुमा देते हैं। बेटा तो इस प्रकार की समयोता प्रकाशिक समयोता कहलाती है, यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहां ऊपर लिखा हुआ है इस प्रकार की समावयवता को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। थोड़ा सा और अगर आप याद रख सकते हो याद कर लीजिए, नहीं याद रख सकते हो भैया ना याद करो। क्या कहता है देखो समझो, अगर हमारे पास ये दो कंपोनेंट हों, एक समतल ध्रुवित प्रकाश को सेम, देखो केमिकल सेम होना चाहिए, उसी सेम केमिकल के दो फॉर्म हैं, दो रूप हैं, जिनमें से एक रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को एक निश्चित दिशा में घुमाता है और दूसरा उसी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता है। बेटा अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इन दोनों का मिश्रण बना दें, एल फॉर्म वाले कंपाउंड और डी फॉर्म वाले कंपाउंड को आपस में मिला दें और मिलाएं कितनी मात्रा में, 50-50%। क्या अर्थ जानते हो 50-50% का मतलब? 50-50% का मतलब आधा ये और आधा ये। जैसे ही बराबर मात्रा में आधे आधी मात्राओं में मिला देंगे तो जो मिश्रण बनकर तैयार होगा, कहता है वो जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किस दिशा में घुमाएगा? आपको अंदाजा है किस दिशा में घुमाएगा? किसी भी दिशा में नहीं घुमाएगा। क्यों? एक जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, दूसरा उसी को उतना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। क्योंकि केमिकल सेम है, तो जितना ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता होगा उतना ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता होगा। ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये 10 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये भी 10 डिग्री कितना घुमाएगा? क्लॉकवाइज। और दोनों को बराबर मात्रा में मिला देंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला, ये क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? समाप्त। और इस दशा में 50-50% जो सॉल्यूशन होता है उसका जो मिश्रण होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमा सकता है, और तब उस मिश्रण को कहा जाता है रेसेमिक मिश्रण। तो आप इस बात को भी बहुत अच्छे ढंग से याद करके रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेसेमिक मिश्रण क्या होता है तो आप इस बात को बता पाएं कि रेशमिक मिक्सचर होता क्या या रेशमिक मिश्रण होता क्या है। तो एक बात को और यहां लिख लेंगे, इस बात को, यदि किसी यौगिक के एल फॉर्म व डी फॉर्म को 50-50% मिला दें तो बनने वाला मिश्रण रेसेमिक
मिश्रण कहलाता है, रेशमिक मिश्रण कहलाता है। हाँ, उसमें ये भी बात पूछेगा कि रेशमिक मिश्रण समतल ध्रुवीय प्रकाश के कंपनों को किस दिशा में घुमा देता है, तो आप ये बताओगे ये किसी भी दिशा में घुमाता नहीं है, अर्थात प्रकाश के प्रति सक्रिय नहीं है। अगर घुमा नहीं कर पाता तो ये सक्रिय नहीं है। तो ये भी लिख सकते थे, इसको क्या लिखेंगे यहां, अतः रेशमिक मिश्रण समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है। आप इसको याद रखिए। हाँ, किसी दिशा में नहीं घुमाता, इसको मैंने बताया एक और शब्द लिख सकते थे। आप ये लिख सकते थे प्रकाश समतल ध्रुवीय प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता, या आप लिख सकते थे ये प्रकाश के प्रकृति कैसा होता है, सक्रिय नहीं होता है। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, और जो अगला आर्टिकल, तो आगे के लिए बस 2 ही आर्टिकल बचते भी हैं अपने पास, एक वीबीटी और एक सीएफटी। ये दोनों दवाएं आपको अगले 2 दिनों में लेनी है। अरे मतलब 2 थ्योरी हैं, इनको पढ़ लेना है 2 दिनों में एक एक करके। तो इसको नोट कर सकते हैं फिर।